प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा 12th क्लास के बच्चों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें से हम लोग अर्थशास्त्र के मॉडल प्रश्न पर सेट 1 के प्रश्नों को देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीयों को भी समाप्त कर लिया है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। यदि आपने पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मांग की तालिका एवं मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। मतलब मांग तालिका मतलब टेबल बनाना है और ग्राफ के द्वारा मांग के नियम को समझाना है। तो मांग का नियम मूल्य तथा मांग के बीच के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। मार्शल के शब्दों में मांगी गई मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है। मतलब मांग का नियम बताता है कि अगर मूल्य बढ़ रहा है तो मांग क्या हो रहा है, घट रहा है, और मूल्य घट रहा है तो मांग बढ़ रहा है। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। तालिका से हम लोग यदि इसको स्पष्ट करें तो उसको हम लोग मांग अनुसूची कहेंगे। मतलब किसी दिए हुए समय में भिन्न भिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की जितनी मांग की जाती है उसकी एक सूची तैयार करें तो उसे ही मांग की तालिका कहते हैं, या मांग अनुसूची भी कह सकते हैं। जैसे कीमत है 8, मांग मात्रा है 2, कीमत है 6, मांग मात्रा हो गया 3, फिर है कीमत 4, मांग मात्रा 4, कीमत है 2, मांग मात्रा 5। तो जैसे जैसे मूल्य घट रहा है मांग मात्रा देखिए बढ़ रहा है। अब इसको हम लोग तालिका के आधार पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ ग्राफ में देखिए, इधर लिए हैं एक्स अक्ष पर मात्रा को और इधर लिए हैं मूल्य को। तो यहाँ 8 पर कितना 2, तो आपका मात्रा कितना है 2, तो 2 यहाँ है, तो यहाँ, और ये कीमत है 8, मतलब यहाँ पर बिंदु लगा दिए, यहाँ पर बिंदु लगा दिए। फिर आपका 3 पर 6, तो 3 कहाँ और 6 यहाँ, 3 और 6 पर बिंदु यहाँ लगा दिए। फिर 4 और 4 मतलब यहाँ पर बिंदु लगा दिए, और 2 और 5 मतलब 2 और इधर से 5। फिर सब बिंदु को मिला देंगे तो हमको एक वक्र प्राप्त होगा जिसको हम लोग DD मांग रेखा कहेंगे, और यही मांग को बताता है। और ये बताता है कि मांग की रेखा जो है ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है और कीमत और मात्रा में क्या है, विपरीत संबंध होता है। तो चित्र से स्पष्ट है कि x अक्ष पर वस्तु x के लिए मांग मात्रा तथा y अक्ष पर x वस्तु के मूल्य को दर्शाया गया है। मूल्य घटने से मात्रा बढ़ती जाती है, इसलिए DD मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है। आप देख सकते हैं दाहिनी ओर गिर रही है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर। पूर्ति का विस्तार एवं पूर्ति का संकुचन को उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करें। तो पूर्ति का विस्तार क्या है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादक अधिक इकाइयों की पूर्ति करते हैं तो इसे पूर्ति में विस्तार कहा जाता है। इस अवस्था में उत्पादक उसी पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर सरक जाता है। कहने मतलब है कि कीमत और पूर्ति में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ता है, तो ये सीधा संबंध है। तो कीमत में जब वृद्धि हो रही है तो पूर्ति भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहेंगे। यहाँ पर क्या है, ये SS जो है ये पूर्ति वक्र है, और वो अगर A बिंदु पर है जिसमें मूल्य OP है और मात्रा OQ, मात्रा मतलब पूर्ति OQ कर रहा है, और जब कीमत में वृद्धि हो गया OP से बढ़कर OP1 हो जाता है तो मात्रा OQ से बढ़ाकर कितना कर देता है, OQ1, और वह A बिंदु से कहाँ जाता है, B बिंदु पर। मतलब एक ही पूर्ति वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है। इसका मतलब है इसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहेंगे। पूर्ति में संकुचन, तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत के कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो पूर्ति में होने वाली कमी को पूर्ति का संकुचन कहते हैं। इस अवस्था में उत्पादक उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर सरक जाता है। इसी का जस्ट पूर्ति में विस्तार का उल्टा होता है पूर्ति में संकुचन। इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाता है पूर्ति के विस्तार में, जबकि पूर्ति के संकुचन में ऊपर से नीचे की ओर सरक जाता है। मतलब यदि कीमत घट गया तो पूर्ति भी घट जा रहा है। पहले मूल्य है OP, मात्रा है OQ,
वो बी बिंदु पर है। अब जब मूल्य घटकर OP1 हो जाता है तो मात्रा घटकर OQ1 हो जाता है और वह बी बिंदु से कहाँ सरक के आ जाता है, ए बिंदु पर। तो इसको हम लोग पूर्ति में संकुचन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक संतुलन से क्या अभिप्राय है? तालिका एवं रेखाचित्र की सहायता से कुल लागत कुल आगम के संदर्भ में उत्पादक संतुलन की व्याख्या करें। उत्पादक मतलब होता है जो सामान बनाता है। तो उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति है जिसमें उत्पादक या तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा है या न्यूनतम हानि उठा रहा है। लाभ अधिकतम तब होता है जब TR तथा TC में अंतर अधिकतम होता है। कहने मतलब है लाभ का फॉर्मूला क्या है, तो TR माइनस TC। कोई भी सामान बनाने में जितना हमको लागत लगा वो टोटल कॉस्ट का लाएगा। तो मान लीजिए हमको सामान बनाने में 20 रुपया लगा, तो TC मेरा हो गया 20। अब हम इसको बेच दिए 50 रुपया में, तो जो 50 रुपया में बेचे तो हम कमाए कितना, 50 रुपया। तो ये हो गया मेरा TR। तो हम लोग यहाँ पर लाभ हमको क्या हुआ, तो TR कितना कमाए, 50, तो TR के जगह 50 लिख दिए। TC बनाने में कितना लगा, 20 रुपया। तो लाभ हमको कितना हुआ, तो 50 में 20 को घटा दीजिए तो 30 हो गया। तो ये लाभ निकला। तो इसी तरह उत्पादक का जो संतुलन होगा वो कहाँ होगा, तो जहाँ TR और TC का जो अंतर होगा ज़्यादा, वहीं पर वो अधिकतम उसको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि उत्पादक का लाभ अधिकतम करना ही उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करे या और कम से कम हानि उठाए। तो यहाँ हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं, ये TR का रेखा है और ये TC का रेखा है। जो कि TR आपका 0 से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि अगर आपका उत्पादन शून्य भी रहेगा, शून्य से आपका है मतलब शुरू में आपको कोई इनकम नहीं होता है, फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल आय बढ़ते जाता है। और ये लागत जो है यहाँ ऊपर से शुरू हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से शुरू होने का मतलब है कि शुरू में आपको क्या है, तो उत्पादन हो चाहे ना हो आपको शुरू में पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए ये जो लागत होता है वो शून्य से स्टार्ट नहीं होगा, ये यहाँ से स्टार्ट है। तो ये ऐसे गया और कुल आय आपका ऐसे गया। दोनों का अंतर कहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर इसका पेट ज़्यादा फटा हुआ है, यहाँ पर अंतर ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो अधिकतम लाभ यहाँ पर होगा, मतलब OQ उत्पादन करेगा तो उसको अधिकतम लाभ होगा। और उसका अंतर को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये अंतर है आपका AB अंतर है, इससे उसको अधिकतम लाभ होगा। तो चित्र में TR और TC का अंतर AB है, अतः उत्पादक को OQ मात्रा उत्पादन करने पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगा और वह संतुलन में होगा। तो TR TC का अंतर जहाँ ज़्यादा होगा, ग्राफ से भी समझ गए कि TR और TC में अंतर ज़्यादा होगा। मान लिया अंतर आया 30 तो 30 लाभ होगा, अंतर आ जाएगा 50 तो 50। तो जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अगला है निम्न मांग के क्या कारण है? निम्न मांग का उत्पादन, रोजगार एवं कीमतों पर क्या प्रभाव होता है? निम्न मांग मतलब है कि पूर्ति ज़्यादा हो जाएगा, बाजार में सामान ज़्यादा है और उसको खरीदने वाला आदमी लोग कम है, मतलब उसका मांग कम है, तो उसको हम लोग कहेंगे निम्न मांग, मतलब कम मांग। तो इसके क्या कारण है? तो इसके कारण है, पहला, सरकार द्वारा चलन मुद्रा पूर्ति में कमी करने अथवा बैंकों द्वारा साख निर्माण को घटा देने के कारण देश में कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है। मतलब सरकार जो क्या करती है, मुद्रा की पूर्ति कम कर देती है, जिसके कारण लोगों के पास पैसा कम रहता है और पैसा कम रहने से वो मांग कम करता है। फिर है बैंक दर में वृद्धि से निवेश मांग में कमी। RBI क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बैंकों के लिए बैंक दर अपना बढ़ा देता है और जिसके कारण व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा ब्याज पर ग्राहकों को पैसा देता है। जब बैंक दर पर देता है RBI व्यावसायिक बैंक को पैसा और व्यावसायिक बैंक व्यापारी को पैसा देता है ब्याज दर पर, तो बैंक दर बढ़ने से क्या होगा, ब्याज दर बढ़ा देगा और व्यापारी को ज़्यादा ब्याज पर पैसा लेना पड़ेगा, तो वो पैसा नहीं लेगा, इन्वेस्ट नहीं होगा बाजार में, कम इन्वेस्ट होगा तो आदमी का आय भी कम होगा। अगला है करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय योग्य आय एवं उपभोग मांग में कमी। अगर सरकार टैक्स बढ़ा रहा है तो आदमी पर खर्चा करने का पैसा कम होता है हाथ में, जिससे उसका खर्चा कम होने लगता है और उपभोग मांग में कमी होती है। सार्वजनिक व्यय में कमी, सरकार क्या करता है, सार्वजनिक व्यय कम कर देता है, जैसे तालाब बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, ये सब बनाना कम कर देगा। मतलब सरकार व्यय कम करता है जिससे आदमी पास आय कम पहुंचता है, हाथ में पैसा इनकम कम होता है, जिससे भी मांग घटता है। बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण उपभोग मांग में कभी कभी आदमी मान लीजिए 10 रुपया कमाया, तो अगर
₹2 बचाया, ₹8 खर्चा किया, तो ₹8 क्या हुआ, बाजार में रन करेगा। लेकिन वो अगर ₹8 बचा लिया और ₹1 खर्चा किया, ₹2 खर्चा किया, ₹2 खर्चा किया, तो वैसा स्थिति में बाजार में ₹2 ही रन करेगा, जिससे अगला आदमी का इनकम कम होगा। फिर है निर्यात मांग में कमी। तो ये सब पॉइंट है न्यून मांग में कमी के। अब इसके प्रभाव, तो उत्पादन पर प्रभाव, न्यून मांग के कारण उत्पादक वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन घटाने के लिए बाध्य होंगे। मतलब यदि सामान का मांग आदमी कम कर रहा है तो क्या होगा, वो सामान को उत्पादक नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि उसका बाजार में बिकेगा ही नहीं। अगर टीवी बहुत सारा है और आदमी टीवी नहीं खरीद रहा है, तो अगला जो नया टीवी बनाना हो तो वो नहीं बनाएगा, काहे कि उसका बिकेगा नहीं, तो घाटा होगा। फिर है न्यून मांग के कारण अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। तीसरा है न्यून मांग के कारण देश के उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा। फिर है न्यून मांग के कारण पहले से कार्य कर रही कुछ फर्म अपना कार्य बंद कर देगी और न्यून मांग के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मांग की कमी के कारण उत्पादकों को वस्तुओं एवं सेवाओं के अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। इसका समान प्रभाव यह होगा कि देश में रोजगार के स्तर में कमी आ जाएगी। कीमतों पर प्रभाव, तो न्यून मांग के कारण देश में कीमत स्तर में कमी आ जाएगी, जिससे उत्पादकों के लाभ के मार्जिन में कमी आ जाएगी तथा उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। अब है केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की मौद्रिक नीति का उल्लेख करें। तो केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के अपनाए जाने वाले उपायों को दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है, परिणात्मक विधि और गुणात्मक विधि। यहाँ देख सकते हैं परिणात्मक विधि पे फिर आ जाता है आपका बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, वैधानिक कोषानुपात में परिवर्तन। और गुणात्मक विधि में आपका आ जाता है चयनात्मक साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो ये दोनों विधि से साख पर कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक। परिणात्मक विधि, इस प्रकार के उपायों द्वारा केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति को प्रभावित करता है। इस श्रेणी की विधियां निम्नलिखित है। तो पहला है बैंक दर नीति। बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा प्रथम श्रेणी के बिलों की पूर्ण कटौती द्वारा ऋण प्रदान करता है। जब केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक दर में कमी कर देता है तथा साख का संकुचन करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देता है। इसके बाद केंद्रीय बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों की ऋण देने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। साख नियंत्रण का यह सबसे अधिक प्रचलित तरीका है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो केंद्रीय बैंक जब सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है तो इसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। केंद्रीय बैंक को जब साख का विस्तार करना होता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है, और जब वह साख का संकुचन करना होता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देता है। देखिए, जब खरीदेगा तो आदमी पास पैसा जाएगा और उसका क्रय शक्ति बढ़ेगा, और जब साख का संकुचन करना रहेगा तो वो प्रतिभूति खरीदने लगेगा। तो आदमी अपना प्रतिभूति क्या करेगा, खरीदने के लिए उससे क्या करेगा, उससे जब साख का संकुचन करना तो सरकारी प्रतिभूति को बेचना प्रारंभ करेगा, मतलब बेचने लगेगा संकुचन में, और जब विस्तार करना रहेगा तो खरीदेगा। तो जब संकुचन कर रहा है तो यहाँ पर प्रतिभूति क्या करेगा, बेचना प्रारंभ करेगा। जब बेचेगा तो आदमी उसको खरीदेगा, तो आदमी का जो पैसा है वो केंद्रीय बैंक के पास चला जाएगा, तो आदमी पास खर्चा करने के लिए भी पैसा बचेगा नहीं, जिससे साख का संकुचन होगा। प्रतिभूति खरीदने से बैंकों के पास नगद कोष बढ़ जाते हैं और वे ज़्यादा ऋण देने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार प्रतिभूतियां बैंकों को बेचने पर उनके नगद कोष कम हो जाते हैं, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। फिर है नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, CRR। नगद कोषानुपात में परिवर्तन करके भी केंद्रीय बैंक साख निर्माण की मात्रा को प्रभावित करता है। जब उसे साख का विस्तार करना होता है तो वह इस अनुपात को घटा देता है तथा साख संकुचन करने में से बढ़ा देता है। फिर है तरल कोषानुपात में परिवर्तन, SLR। साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस अनुपात में भी कमी कर दी जाती है और साख की मात्रा को घटाने के लिए इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। अब है दूसरा गुणात्मक विधि। तो इसके अंतर्गत आता है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय बैंक उन क्षेत्रों में उदार साख नीति अपनाता है जहां साख विस्तार करने की आवश्यकता है तथा जहां साख संकुचन करने की आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों में कठोर साख नीति अपनाई जाती है। फिर है साख की राशनिंग। इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक विभिन्न क्षेत्रों के लिए वहां की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके साख निर्माण की अधिकतम सीमा निश्चित कर देता है। इससे बैंकों की साख निर्माण की शक्ति सीमित हो जाती है।
साख की राशनिंग निम्न तरीकों से की जाती है। पहला, किसी बैंक के लिए बिलों को पुनः भुनाने की सुविधा को पूरी तरह समाप्त कर देना। दूसरा, बैंकों के बिलों की पूर्ण कटौती की सीमा निश्चित करके। तीसरा, विभिन्न उद्योगों या व्यवसायों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा निश्चित करके अथवा कोटा निर्धारित करके। फिर आपका नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए नैतिक दबाव की नीति भी अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत वह सलाह देकर या मार्गदर्शन प्रदान करके अपनी नीति को लागू कराता है। बैंक प्रायः केंद्रीय बैंक के सलाह को मानकर ही कार्य करते हैं। फिर है प्रचार। कभी कभी केंद्रीय बैंक प्रचार के माध्यम से भी साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा तथा भाषणों के माध्यम से भी प्रचार कार्य करता है। और लास्ट वन है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध सीधी कार्रवाई भी की जा सकती है। केंद्रीय बैंक ऐसा प्रायः तभी करता है जब कोई बैंक उसके आदेशों का पालन नहीं करता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक ऐसे बैंकों को ऋण देने पर रोक लगा देता है अथवा व्यापारिक बैंक को व्यापारिक बिलों की पूर्ण कटौती नहीं करता है, उससे ऊंची ब्याज दर वसूल सकता है। इन उपायों के अपनाने पर दोषी बैंक स्वतः केंद्रीय बैंक के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो बच्चों, ये सेट 1 कंप्लीट हो गया कंप्लीटली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे विषय को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।